देख रहे हैं मुद्दे की बात में हर बार एक शख्सियत से हम लोग बात करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। 2024 पर सबकी नजर है, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्य भी हैं और इन राज्यों को लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। और यही कारण है कि कर्नाटक में परिणाम आए, वहां पर बीजेपी की हार हुई और इसके बाद अब केंद्रीय नेतृत्व सतर्क हो गया है, वो जनता के बीच जाने वाला है। और यही कारण है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के सभी बीजेपी सांसदों से एक चर्चा की, बैठक की। डिजिटली ये बैठक थी और उसमें यह कहा गया कि केंद्र सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता के बीच जानी चाहिए और इसका जिम्मा पार्टी को दिया, सांसदों को दिया। ऐसे ही एक मध्य प्रदेश के सांसद, बालाघाट सिवनी के सांसद ढाल सिंह बिसेन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे तमाम सवालात करेंगे। बिसेन साहब, आपका स्वागत है। पहले तो मनु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको नमस्कार। वर्षों बाद आपसे भेंट हुई है और आज चर्चा आपके माध्यम से करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए पुनः आपको धन्यवाद। जी बिल्कुल, और काफी पुराने नेता रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं आप, उमा भारती जी के साथ मंत्री रहे, आप बाबूलाल गौर साहब के साथ मंत्री रहे, सांसद भी आप हैं, वित्त आयोग के भी अध्यक्ष रहे। तो तमाम सारी बातों के बीच आपको लंबा अनुभव है और इस लंबे अनुभव में चुनौती भी है, क्योंकि अब 24 में लोकसभा चुनाव फिर आ गए। पार्टी को अभी से चिंता इस बात की हुई क्योंकि कर्नाटक के चुनाव परिणाम सबके सामने बने हुए। 2023 में आपके अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, चुनाव राजस्थान में भी है, जो कि काउ बेल्ट माना जाता है, जहां पर बीजेपी का कोर माना जा रहा है। अब सबसे पहले मैं अगर कर्नाटक की चर्चा करूं आपसे कि कर्नाटक चुनाव परिणाम को बीजेपी कैसे देख रही है? देखिए, कर्नाटक का चुनाव का हम ये कह सकते हैं कि लगातार वहाँ का जो एक ट्रेंड आज तक जो समझ में आया, वो एक बार के बाद दोबारा कभी सरकार वहाँ नहीं बनी, इस तरह का है। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, वोट परसेंटेज भाजपा का कम नहीं हुआ, बढ़ा भी नहीं तो कम भी नहीं हुआ। पर जो वहाँ का स्थानीय जो हमारी पार्टी है, उस पार्टी का 5% वोट कम हो जाने के कारण से कांग्रेस स्वीप कर गई और उसकी सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम उस पर धोखा खा गए। जिस तरीके से परिणाम निकल कर आए, मतलब अगर 60-65 सीटों पर बीजेपी पहुंच जाए और 135 पर कांग्रेस हो जाए, तो ये माना जा रहा था कि भारत मुक्त कांग्रेस बनाना है, लेकिन परिणाम उल्टा निकल कर आया। दक्षिण का द्वार कहा जा सकता है कर्नाटक को बीजेपी का, और वहां पर 28 सीटें हैं। 28 में से 25 लोकसभा की सीट आपके पास है, क्योंकि मोतियों की तरह अगली बार आपको चुनना पड़ेगी एक लोकसभा सीट, और वहां पर इतनी करारी हार हुई है। तमाम प्रयोग केंद्र ने वहां पर किए, चाहे वो येदुरप्पा हो, जगदीश शेट्टार हो, ईश्वरप्पा हो, इस तरह के प्रयोग हो गए। पूरा चुनाव केंद्रीय नेतृत्व ने लड़ा। बावजूद इसके जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस कामयाब हुई ये बताने में कि कर्नाटक में 40% कमीशन चलता है। कांग्रेस इस बात में कामयाब हुई कि साथ देखिए वहां पर जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जो डबल इंजन की सरकार की जा रही, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब का मुद्दा, जो हिंदुत्व के मुद्दे बीजेपी उठा, हिजाब का मुद्दा, बजरंगबली का मुद्दा, ये भारी पड़ गए क्या? देखिए, भारी पड़ गए तो ये नहीं कह सकता मैं, पर मैं अपने ज्ञान से कह सकता हूँ कि कर्नाटक में कांग्रेस अपना भ्रम फैलाने में कामयाब हो गई। अच्छा, गलत तरह के उन्होंने मुद्दे लिए, और जो अब आप भी देख रहे हैं कि इस समय पर मोदी वर्सेस आल पार्टी का जो एक मंत्र चल गया है, तो उनको लोगों को लगा। और क्या होता है कि जब कोई सरकार में रहती है और स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोकसभा का उसमें मुद्दा नहीं होता है, और शायद हम समझाने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जब केंद्र का अवसर आएगा तो फिर आप देखना। और पिछले सारे राज्यों के आप चुनाव यदि देखेंगे तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जहां हम पीछे भी रहे हों, आप जब लोकसभा के चुनाव में जब देखते हैं तो कम से कम 10 से 15% का एकदम से स्वीप होता है, वोटों का परसेंटेज एकदम बढ़ता है। इसलिए लोकसभा में इसका अंतर नहीं आएगा, क्योंकि विधानसभा के जब चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दे ज़्यादा काम करते हैं और स्थानीय मुद्दों के आधार पर वहाँ का लाभ हानि का गुणा भाग लगता है और उसके आधार पर लोग वोट करते हैं। अभियान पार्टी चला रही है। जेपी नड्डा ने मंत्र भी दिया है कि केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए। अपने अपने इलाकों में सांसदों से कहा गया कि अपने अपने इलाकों में जाइए, लोगों को बताइए कि केंद्र सरकार क्या कर रही है और हमारी ये योजना है जिससे पूरी दशा और दिशा बदली है। जो डबल इंजन की सरकार जहां जाए वहां पर तो गौर से जाइए, लोगों को बताइए वो योजना क्या है, किस तरीके से। देखिए, पिछले 9 साल में मैं बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूँ। मैंने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, अटल जी की भी सरकार देखी, आज मोदी जी की भी सरकार देखी, मैं उसका अंग भी हूँ।
मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन 9 सालों में जिस तेजी के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास मंत्र को लेकर मोदी जी आगे बढ़े, अब सबका प्रयास और सबका विश्वास है। तो इसके कारण से आप देखते हैं कि सारे कानून बनाने का काम और मैक्सिमम हर एक राज्यों को सहायता देने का काम भी भारत सरकार करती है। इतना पैसा हर एक स्टेट में आता है, तो बहुत सी जगह क्या होता है जहां पर डबल इंजन की सरकार का आशय हो जाता है कि हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा दिए गई सहायता को स्टेट गवर्नमेंट अपना बहुत तेजी के साथ उस पर काम करें। तो जहां हमारी सरकारें हैं वहां पर तो बहुत अच्छा हम काम करने की स्थिति में आ जाते हैं, पर जहां हमारी सरकारें नहीं होती हैं वहां कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत नुकसान इसलिए होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जितनी प्रायोजित योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो नाम बदल के कर दिया जाएगा, केंद्र की सरकार की योजनाओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा, नाम परिवर्तित हो जाएगा, और कई सरकारें तो उसका लाभ भी नहीं लेते। आपको मालूम है कि किस तरह से चाहे केरल की सरकार हो, चाहे कम्युनिस्टों की बंगाल की सरकार हो, बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने उपयोग नहीं किया। और इसलिए आज हमको कहा है कि जितने काम हमने किए एक सांसद होने के नाते, आज चाहे शिक्षा पे हो देख लीजिए, चाहे चिकित्सा पे देख लीजिए, रोडवेज पे देख लीजिए, हाईवेज पे आप देख लीजिए, रेलवेज का आप देख लो, एयर में आप मामले में देख लो, रक्षा के मामले में देख, यानी भारत सरकार ने इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में, सक्षम भारत बनाने में, समर्थ भारत बनाने में आज जो नाम कमाया है इस 9 साल के अंदर, ये कभी हम इतने पिछले 60-65 साल की सरकारों में इतने कम समय में नहीं देखा। आज गांव-गांव तक लोग मोदी मोदी कहते हैं। तो वो मोदी जी की योजनाएं कौन सी हैं जो आप मानते हैं कि इनका असर हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी ने जो आम गांव गरीब किसान की जो चिंता करी, जो भारतीय जनता पार्टी की थी, मैं अंत्योदय, तो अंत्योदय जिसको सरल शब्दों में कहा सबका साथ सबका विकास, अंतिम छोर में रहने वाले उन व्यक्तियों को, आज चाहे वहाँ पेयजल का मामला हो, उनके लिए आवास का मामला हो, उनके लिए चाहे गैस देने का मामला हो, चाहे उनको शौचालय देने का मामला हो, चाहे उनको बिजली देने का मामला हो, ये व्यक्ति चाहे उनको अनाज देने का मामला हो, ये सीधे सीधे ग्रामीण सड़कें बनाने का, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम इतने बड़े बड़े हाईवेज देख रहे हैं कम समय में। जहाँ पर मैं यदि बात करूँ अपने मेरे क्षेत्र की, कि मैं सिवनी से यदि मुझे नागपुर जाना होता था तो 4 घंटे लगते हैं, आज 1.5 घंटे लगते हैं। इसी तरह चाहे नॉर्थ ईस्ट में जाओ, चाहे नॉर्थ में जाओ, सारे तरफ आज रोड चकाचक सड़कें बन रही हैं, 4 वे 6 लेन बन रही हैं। लेकिन एक चीज है कि ये कर्नाटक में भी ये योजनाएं थी, हिमाचल में भी ये योजनाएं थी, वहां पर दोनों जगह आपकी एक के बाद एक हार हुई है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिन 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, अगर वहां पर राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में भी आपकी हार हुई थी, छत्तीसगढ़ में भी आपकी हार हुई थी, मध्य प्रदेश में आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को अपने साथ में डालिया और फिर से सरकार बना ली। लेकिन एक चीज तो देखने में आई है कि इसमें कोई शक नहीं कि 15 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, और जनता की कसौटी पे खरा उतरना भी बड़ा इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। तो 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी की क्या स्थिति हुई, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए, बीजेपी हार गई, बाद में आपकी सरकार बन गई। तो ये जो लंबा जो कार्यकाल है, क्योंकि एक जैसे भाषण, एक जैसी योजनाएं, जनता की कसौटी पे खरा उतरना, प्रशासन के वही लोग, मध्य प्रदेश में भी एंटी इनकम्बेंसी, इसे इनकार नहीं कर सकते। नहीं, आपका कहना सही है कि ये लंबे समय तक चलते हैं तो कई बार एक ही चेहरा देखते हुए ऊब जाते हैं। यहाँ पर पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं जाती, व्यक्ति के खिलाफ जाती है, और जब व्यक्ति के खिलाफ जाती है तो परिणाम गलत आते हैं। आप देखिए कि कई बार कई चेहरे 8-8, 10-10 बार भी विधायक सांसद बने हैं। कई बार ऐसे लोग आते हैं कि 1-5 साल में उनके खिलाफ मामला बन जाता है। तो देखिए, पार्टी अपने रीति नीति आचार विचार व्यवहार के हिसाब से सारा काम करती है, पर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग कितना ठीक समझा पाते हैं, कितना उसको मान पाते हैं, कितना। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ मनु जी कि आप देखेंगे कि आप भी इतने लंबे समय से पत्रकारिता के इस क्षेत्र में हैं कि इस देश में जिस तेज गति के साथ और जितना आम गांव गरीब किसान मजदूर महिला, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे देश के स्वाभिमान से जुड़ा मामला हो, रक्षा से, जिस तेज गति के साथ में आर्थिक गति को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है, उतनी तेज गति के साथ मेरे भी अपने इतने जीवन काल में कभी किन्हीं सरकारों ने नहीं किया। क्योंकि मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को लेकर कई जगह से चर्चा आ रही है कि लोग नाराज हैं। हालांकि बहुत अच्छी योजनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की है, लाडली बहना योजना भी हाल ही में लॉन्च की गई है। ये कहा जा रहा है कि ये योजना सारी चीज़ें बदल देगी। हालांकि इसके जवाब में कमलनाथ ने भी एक लाडली योजना कर दी है और कहा कि बीजेपी 1000 रुपये दे रही है तो मैं 1500 रुपये दूंगा। तो कोई फर्क पड़ेगा? देखिए,
आप यदि कमलनाथ जी की बात करें तो पिछले बार भी इन्होंने ये कहा, कांग्रेस मैंने पहले जैसा भी कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती। पिछले बार कहा कि हम किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को 4,000 रुपये हम उनको भत्ता देंगे, शादी में 25,000 की जगह बेटियों के शादी में 51,000 आपने देंगे। करने नहीं दिया ना, कभी नहीं वो किया। ये कहते हैं कि आपने करने नहीं दिया जनाब। हमको जो है 15 महीने मिले, 15 महीने में लोकसभा की 3 महीने निकल गए, वहां पर लोकसभा का नोटिफिकेशन जारी होगा। मैं 1 महीने, कमलनाथ कहते हैं मैं 1 महीने रहा सरकार में, और मैं जो काम कर रहा था 1 महीने में कहीं ना कहीं आप डर गए, आपने मेरी सरकार गिरा दी, आप मुझे 5 साल मौका तो दे दे। नहीं, देखिए क्या था, लोकसभा का जो परिणाम है आपने उसमें देखा। चलिए इन दिन से करने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी आवास बनाने की स्कीम, तो उसमें तो उनको जो स्टेट शेयर देना था उन्होंने देना बंद कर दिया। तो जहां हम एक एक गांव में 100 मकान दे रहे तो 1-2 मकान के ऊपर आ गए, पैसा लौटा दिया कि हम नहीं दे सकते इतना पैसा। तो कहीं ना कहीं उनके पास, या तो उनके मन में था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति है, जो काम चल रहे हैं उन्हें हमें नहीं करना। संबल योजना बंद कर दी, लाड़ी लक्ष्मी योजना को 51,000 का एक शादियां नहीं कराई, और जिनकी शादी कराई उनको पैसे तक नहीं दिए, न किसी नौजवान को। चलिए मान सकते हैं कि 5 साल का उनका कार्यक्रम रहा होगा, वो अंतिम समय में देना चाह रहे हो। मैं आपको पिछले उदाहरण कुछ बताऊं कि अनेक ऐसे काम थे जिनको एक बार वो घोषणा करते हैं, दोबारा भूमि पूजन करते हैं, तीसरे बाद में कुछ थोड़ा सा वहाँ लाइन डालने का काम करते हैं, तो इस तरह का काम करते हैं। अभी आप देखिए, मेरे यहाँ पे ही अभी वर्षों से एक लंबित नैरोगेज का मामला था, रेल लाइन का। अब वो अटल जी के समय पे घोषित हुई थी 2004 के पहले, और उसके बाद में कमलनाथ जी आए 2009 में, इन्होंने भूमि पूजन किया छिंदवाड़ा सिवनी पूरे रीजन का नैरोगेज का। 2009 में भूमि, 2014 तक तो कुछ किया नहीं। आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने जब रेल विभाग को मूल बजट में जोड़ा, जब पैसा देना चालू किया, तो आज उसका परिणाम है कि आज हम इस 9 साल के इस कार्यकाल के अंदर, और मैं कहूँ कि मेरे अपने 4 साल के कार्यकाल के अंदर हमने नैरोगेज को ब्रॉड किया। अब जब उसका शुभारंभ करने का वक्त आया तो कांग्रेस ने कहा तो भूमि पूजन हमने किया था। तो आप तो केवल भूमि पूजन करते हो, करते कहाँ हो, क्रियान्वित नहीं करते। तो क्रियान्वयन करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार में सब सारा संभव हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए, क्योंकि चिंता आपकी भी बनी हुई है। अभी मैं देख रहा हूं कि जो भी समाज, जिस समाज का डेलीगेशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचता है, रजक समाज, कुशवा समाज, ब्राह्मण समाज, साहू समाज, तेलीय समाज, वो उसी का बोर्ड बना दे रहे हैं। बोले चलिए भाई बोर्ड बना दिए। बोर्ड बनाने से कुछ होगा? देखिए देखिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की कल्पना को लेके चलते हैं। इतने सालों तक हम सारे लोगों को, हम सारा समाज, हमारा सारा देश को हम एक मान के चलते हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास है तो उसमें कोई जात पात वर्ग धर्म का स्थान नहीं होता है। सब एक मिलकर सबके विकास की चिंता करनी है। और इसलिए मेरे दृष्टि में यदि कहा जाए तो मैं इसको उचित नहीं मानूंगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फिर लोगों को जातियों में बांटने लगे। हमको समग्र विकास करके समग्र विकास की चिंता करना चाहिए। ठीक है, हम चूंकि जो हमारा अंत्योदय सिद्धांत ही है कि जो अंतिम छोर में दुखी है, दरिद्र है, शोषित है, पीड़ित है, इसका उत्थान पहले करना, तो यदि इस दृष्टि से उसको मुख्यमंत्री जी करें तो कोई गलत नहीं है। दूसरी चीज है कि आप सभी जातियों को लेकर विचार कर रहे हैं कि चलिए चुनाव में ये सारी जातियां आपको वोट देंगी, लेकिन आपके अपने बड़े नाराज हैं। मैं सत्यनारायण सत्तन का बयान सुन रहा हूँ, मैं हिम्मत कोठारी साहब का बयान सुन रहा हूँ, मैं दीपक जोशी का बयान सुन रहा हूँ, मैं अनूप मिश्रा का बयान सुन रहा हूँ। ये तमाम लोगों के जो बयान आ रहे हैं, और इन बयानों को लेकर क्या इनका ये कहना है कि साहब पार्टी हमें पूछ ही नहीं रही है। 16 नेताओं ने कार्यक्रम बनाया कि साहब तमाम जगह जाकर उन अपने नेताओं को समझाया जाए, नाराज लोगों को मनाया जाए। लोग मानने को तैयार नहीं। नहीं, बिल्कुल सही है। उनकी चिंता इसलिए स्वाभाविक है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को इस स्थान तक लाने का काम किया। स्वाभाविक है, आप भी जानते हो कि जैसे किसी पिता के सामने यदि उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उसको कितना गहरा आघात लगता है। तो स्वाभाविक है ये हमारे वो सारे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस स्थान तक लाने का प्रयास किया, और यदि उनको अपने सामने पार्टी का ऐसा नुकसान होते दिखेगा तो स्वाभाविक उनका चिंता करना वाजिब है, और चिंता वाजिब है, चिंता बिल्कुल सही है। और इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमारे पूर्वजों ने, हमारी पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोगों ने अपने खून पसीने से सींच के भारतीय जनता पार्टी को आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके सामने पार्टी का नुकसान हो। इसलिए उनकी चिंता वाजिब है। और वो ये भी कह रहे हैं कि साहब चुनाव आ गए, अब आप हमको पूछ रहे, इससे पहले तो आपने पूछा ही नहीं। देखिए, फिर एक भाव ये भी होता है कि एक समय होता है कि हर एक का, हमारी पार्टी अब चाहती कि धीरे धीरे एक रेले रेस है, ये जीवन है कि जब कोई मैं इस पद में आज हूँ तो मैं स्वाभाविक मुझे भी आने वाली नई पीढ़ी को स्थान देना चाहिए। इसलिए केवल मुझे नहीं पूछा गया इसलिए इस बात की नाराजगी भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमको सहयोगात्मक भाव के साथ में पार्टी में काम करना चाहिए। अब देखिए, जब
हम पार्टी बड़ी हो रही है तो स्वाभाविक है सबको कहीं ना कहीं स्थान देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कुछ हमारे जो पुराने लोग हैं, अब जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके आशीर्वाद का, उनके सहयोग का साथ पार्टी ले और उनके मार्गदर्शन में काम करे। पर युवाओं को तो काम लेना पड़ेगा। नहीं, लेकिन युवाओं को मौका देने के तैयार नहीं ना बुजुर्ग नेता भी, ये भी परेशानी है ना। मैं आप ही के इलाके के जिक्र कर लेता हूँ। गौरी शंकर बिसेन साहब हैं जो कि इतने साल तक केंद्र प्रदेश में मंत्री रहे। अभी किसी ने पूछा, क्योंकि बुजुर्ग नेताओं को पार्टी किनारे करके नए नेताओं को मौका देने की बात कर रही है, किसी ने उनसे पूछा पत्रकार ने कि साहब आपको तो पार्टी टिकट नहीं देगी क्योंकि आप हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र तो मोदी जी से कम है, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। वो अपनी तुलना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। अब उनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, पर यह सही है कि देखिए यदि हमने अपने, मैं भी आज 71 साल का हो गया, मैं भी लगभग उम्र से 4-5 महीने बड़े हैं, मैं भी मोदी जी से 1.5-2 साल छोटा हूं उसी हिसाब से। पर देखिए पार्टी हमारे एक समग्र विकास पार्टी करती है। पार्टी कब किसको क्या भूमिका देगी और किसकी क्या भूमिका होगी ये पार्टी तय करती है। इसलिए ये कोई भी बात यदि कहनी है तो पार्टी फोरम में कहनी चाहिए, पार्टी के समक्ष रखने कहनी चाहिए। उसको खुलेआम कहने से पार्टी का नुकसान होता है। हमारे गांव में कहावत है कि अपनी जांग, अपनी धोती ये करोगे तो अपनी जांग दिखाओगे तो नुकसान आपका होगा, तो बंधी मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की कहा जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कैसे लाभ हो, क्योंकि जिस पार्टी को हमने इतने खून पसीने से सींच के लाया तो उसका रत्ती भर भी नुकसान होगा तो उसके भागीदार भी कहीं ना कहीं हम होंगे। इसलिए कोई पूछे या ना पूछे, कोई अवसर दे या ना दे, सतत हमको प्रयास अपनी पार्टी को और अपने देश की सेवा करने के लिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सारे लोगों का विकास, उनका स्थान तय करते हुए आगे बढ़ती है और युवाओं को आगे ला। क्योंकि आज देखिए भारत युवाओं का देश हो गया, आज विश्व में सबसे बड़ा देश युवाओं का देश है। यदि हमने अपने जीते जी युवाओं को आगे नहीं बढ़ाया तो उन्हें कब मौका मिलेगा? तो जो एक गेप आएगा, ये बहुत बड़ा गेप होगा, इसलिए हमको बढ़ाना ही पड़ेगा। ये भाव हर नेता में नहीं है। एक सवाल और मेरा है, क्योंकि आप जिस बेल्ट से आते हैं वो बेल्ट महाकौशल का है, मध्य प्रदेश के महाकौशल का, और पार्टी की जो सबसे बड़ी चिंता है वो महाकौशल को लेकर है इस वक्त, क्योंकि कमलनाथ जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और पिछली बार भी मुख्यमंत्री थे, इस बार भी पार्टी कह रही है कि यही मुख्यमंत्री होंगे। इसका फर्क पड़ता है, चेहरे का फर्क पड़ता है, अनाउंसमेंट का फर्क पड़ता है। पिछली बार भी अपार सफलता महाकौशल में कांग्रेस को मिली है और नुकसान बीजेपी को इसी में हुआ। बावजूद इसके कि कांग्रेस का इतना बड़ा नेता महाकौशल में है, बीजेपी आज तक महाकौशल से कोई बड़ा नेता नहीं उभार पाई है और ना किसी बड़े ऐसे नेता को बड़ा महत्व दे पाई है पद के जरिए, पहचान के जरिए। मनु जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए कहावत है, फग्गन सिंह गुलस्ते हैं, लेकिन वो रोते रहते हैं। वो कहते हैं साहब उतना, मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं, पूरे प्रदेश में बीजेपी आदिवासियों की सीटों की चिंता कर रही है, लेकिन आपने उनको एक रबर स्टाम्प के तौर पर राज्य मंत्री बना के रखा हुआ है, जबकि वो अटल जी के टाइम पर मंत्री हुआ करते थे। ये देखिए मैंने फिर कहा ना कि सरकार में बैठ के किसको, कई बार क्या होता है स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से, जातिगत के हिसाब से, जब समग्र पूरे देश का विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है। देखिए फग्गन सिंह कुलस्ते जी और हम लोग दोनों एक ही जिले की विधानसभाओं से आते हैं। मेरे पास सिवनी जिले की 2 विधानसभा, उनके पास मंडला लोकसभा की 2 विधानसभा है। हम लोग साथ में 90 से एक साथ काम करना प्रारंभ किया और जो दिल्ली की राजनीति में है, तो ऐसा नहीं कि उनका सम्मान नहीं बढ़ा। अटल जी ने उस समय पर आदिवासी मंत्रालय बनाया। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए इस देश में जब भी कोई बात हुई है, कुछ इनोवेशन करने का काम हुआ है, समाज को दिशा देने का काम हुआ, तो अटल जी है वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आदिवासी मंत्रालय बनाया। पहला मंत्री, आदिवासी मंत्री मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र से फग्गन सिंह जी को बना करके स्थान दिया। अब फग्गन सिंह जी यदि अपने आप को छोटा नेता मानते हो तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। आज भी मोदी जी की भी सरकार में लगातार 2 बार से मंत्री हैं और उनकी भी सीमा लगातार उस क्षेत्र में घूम घूम के काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उनमें उनके लेकर के किसी विषय को लेकर कोई उनके बीच में मतभेद हो या कोई उनके बीच में कोई धारणा हो। पर ये सही है कि आज वो देश के बड़े नेता हैं, आदिवासियों के बीच में एक बड़ा चेहरा भी है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में है। और चूंकि वो मेरे जिले के हैं तो मैं तो उनका, हम लोग एक साथ के हैं, पर फिर भी मुझसे छोटे हैं, फिर भी मैं इसलिए सम्मान करता हूँ क्योंकि वो भारत सरकार में मिनिस्टर हैं और लगातार आदिवासियों की चिंता करते हैं। पर कई बार मैंने जो कहा ना कि एक भ्रम फैला करके, गलत बात बता करके, लुभावने नारे दे करके ये करने का काम जो कांग्रेस करते हैं। मेरा सवाल है कि जितना काम कमलनाथ ने किया बतौर केंद्रीय मंत्री या केंद्र में उपस्थिति में, क्या बीजेपी इतना काम महाकौशल के लिए कर पाई? मैं कह रहा हूं, देखिए वो, क्योंकि वो अपने छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र हर बार करते हैं कि मेरा छिंदवाड़ा को हमें बहुत अच्छे से याद है। जब पहली बार पटवा जी चुनाव लड़ने गए थे तब भी कहा गया था कि छिंदवाड़ा के विकास पुरुष हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि जब हम लोग 96-98 के टाइम पे जब गए थे तो मेन सड़क से चलने अंदर सड़कें नहीं थी।
वो तो बाद में अटल जी की सरकार आई तो हर गांव तक पक्की प्रधानमंत्री सड़कें बनी उस गांव में। रेलवे स्टेशन, चलिए एक आध चीज़ों को, चूंकि वो बने सेंट्रल में मिनिस्टर रहे तो अपने ज़िले को विकास किया, पर महाकौशल को नहीं कहा। और हमेशा एक ही चीज़ कहते रहे कि मैं महाकौशल को गोद लेता हूँ। बालाघाट गोद लेते थे, सिवनी गोद लेते थे, जबलपुर गोद लेते थे, पर गोद में बैठालते नहीं थे। गोद केवल छिंदवाड़ा की चिंता करते थे, और उसमें भी उतनी ही चिंता करते थे जितने में उनका नाम। तो उनका ऐसा था कि थोता चना बाजे घना वाली किस्सा रही है, बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया। ये विकास तो मोदी जी के टाइम पे हुआ। आज मैंने कहा ना कि रेल का काम, चाहे उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में चौरी से लेकर सिवनी नैनपुर का जो मार्ग बना, उनके कार्यकाल में 10-15 साल में नागपुर से लेकर छिंदवाड़ा नहीं बना पाए थे। आज जिस तरह से उनके भी स्टेशन को, अमृत स्टेशन के योजना पे एक भव्य स्टेशन बन रहा है, सिवनी बन रहा है। मैं सिवनी की बात करूं कि जब अटल जी ने अपनी सरकार में, आपको याद होगा, NH7 से ही कश्मीर से कन्याकुमारी सड़क बनने का तय किया, तो मेरा सिवनी का जो भाग टुवर्ड्स खबासा को जाता है, इन्होंने उसके केस को लटकाया। वो चाहते थे कि वो नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से नागपुर जाए, माने हर चीज़ वो केवल अपने क्षेत्र में चाहते। वो कभी भी उन्होंने महाकौशल के विकास की सिवनी की सड़क को अटकाया। आज धन्यवाद देता हूं मैं आदरणीय मोदी जी को, गडकरी जी को, कि सरकार में आने के बाद 2000 के बाद इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया, और एक 2.5 साल के अंदर में वो हमारा सिवनी का, एशिया का, सिवनी का नहीं, एशिया का पहला साउंड प्रूफ सड़क वो 8 किलोमीटर की बना के दी गई, जिसमें नीचे से पूरे हमारे पेंच नेशनल पार्क के सारे हमारे सारे जानवर जितने हैं, वन्य प्राणी हैं, वो निकलते हैं, और ऊपर से हमारी पूरी गाड़ियाँ। इसी तरह से उन्होंने सिवनी का हमारा मेडिकल कॉलेज आया था, उसको खींच के उन्होंने अपने कार्यकाल में वहाँ ले गया। तो आज फिर से हमारे शिवराज जी को मेडिकल कॉलेज यहाँ देना पड़ा। आज मेडिकल कॉलेज मंडला के लिए हमने दिया। बालाघाट का मैं आपको कहूँ, जब वो 1.25 साल की सरकार थी, बालाघाट के लिए केंद्र सरकार में बालाघाट को मेडिकल कॉलेज देना उस सूची में तय किया। मैं 2 बार जाकर के कमलनाथ जी से मिला कि साहब आप इसमें सहमति प्रदान कर दीजिए, उन्होंने नहीं दी। मैंने उस समय हमारे तत्कालीन, उस समय की हमारी, जब बालाघाट से हिना कावरे जी हमारे विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, उनसे मैंने कहा कि आप इस काम को करा लो। मैं साधु जी से मिला, वो उसकी मिनिस्टर थी, वो उस समय के अपने कार्यकाल में नहीं दे पाए, और आखिर में वो हमारा मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाया। तो इस, और फिर क्या हुआ कि चूंकि वो 75 मेडिकल कॉलेज खुलने थे, फिर वो जब बहुत डिले होने लग गया तो मेडिकल कॉलेज किसी और व्यक्ति के हिस्से में चला गया। तो यदि ये कहें कि कमलनाथ जी सारे विकास की चिंता करते हैं, गोद तो सबको लेने की बात करते हैं, उनके खुद के चौरई तक वो अपनी लाइन लेके नहीं आए, तो उन्होंने अनुमति नहीं दी थी। 2020 के बाद मैंने चौरई, जो उन्हीं के क्षेत्र में आता है, टुवर्ड्स छिंदवाड़ा की तरफ ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं मिली थी रेल लाइन के लिए, उसको मैंने 2020 में क्लियर करवाया, तब जाके उनके खुद के चौरे, क्योंकि चौरे के बाद ही सिवनी रेल लाइन आती। तो कहना उनके कथनी और करनी में अंतर होता है। ये एक बड़ा विषय है, चूंकि आप बालाघाट लोकसभा से आते हैं, नक्सल बीच में खत्म हो गए थे बालाघाट में, और जो रिपोर्ट भी थी कि साहब नक्सल विहीन बालाघाट हो गया है, फिर से वहां नक्सल पनप रहे हैं। देखिए, इसका एक्चुअली क्या है कि नक्सल ही पनप नहीं पा रहा है। ये उनका जो कॉरिडोर है वो आपके आंध्र प्रदेश से लेकर के गढ़चिरौली का, महाराष्ट्र का भाग है, लेकिन ये रेस्ट करने के लिए हमारे तरफ भाग के आते हैं। उनको लगता है ये सुरक्षित इलाका है, और यहाँ पर पुलिस की गश्ती इतनी तगड़ी है कि यदि आते हैं तो मारे जाते हैं। और ये गतिविधियाँ जो भी करते हैं दूसरे क्षेत्र में करते हैं, कभी कभी अपनी प्रेजेंस के लिए गांव के बेचारे भोले भाले लोगों को, किसी के हाथ को पुलिस का मुखबिर बता के मार देते हैं। और आपने देखा होगा पिछले लगातार 4-5 साल में, जब से शाह जी हमारे गृह मंत्री बने, मोदी जी हैं, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर चल रहे हैं। जिस तरह से नक्सल मूवमेंट को समाप्त कर रहे हैं सारे देश के साथ, आज बालाघाट जिले का भी नक्सल मूवमेंट काफ़ी हद तक हमारा समाप्त हो गया है। हर 1-2 महीने में कोई ना कोई इनामी नक्सली मारे। अभी देखा हो कि 2 ऐसी महिलाएं मारी गई जो नक्सलियों का इलाज करती थी, क्या जो डॉक्टर्स का काम करती थी। तो नक्सलवादियों को ये इलाज करने का, वो 2 महिलाएं जो 14-14 लाख की इनामी महिलाएं थी। तो लगातार जो भी अब उस समय आ रहा है, पुलिस की गश्ती इतनी तेज है, पुलिस का फोर्स इतना वर्किंग में है, पूरा इतना उत्साह के साथ भरे, इतने निर्णय के साथ उनको अधिकार दे रखा है सरकार ने, कि आज वो यदि सीमा में आया तो मारा जा रहा है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अंतिम सवाल, और इसके पीछे एक चीज़ और आपको बता दूँ, और मैं इस बात में आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने, और हमारे गृह मंत्री, उनका भी आभार व्यक्त करूंगा, अमित शाह जी का, कि नक्सल क्षेत्र की अच्छी सड़कें हों, पुलिस को आवागमन में जाने के साधन हो, बरसात में उनको दिक्कतें ना हो। तो लगभग 256 करोड़ रुपया दे करके लगभग 289 किलोमीटर लंबे दोनों तीनों ब्लॉक में जो नक्सल क्षेत्र का प्रभावित माना 17 बड़े पुल देने का काम किया है।
289 किलोमीटर लंबी सड़क, 33 सड़कें बनेंगी। तो आने वाले समय में इसको और भी हम वहाँ पर पुलिस की पहुँच ज़्यादा सुगम बरसात के समय पर भी हो सकेगी, क्योंकि बरसात के समय भी ज़्यादा आश्रय के लिए आते हैं, क्योंकि उस समय वन घना होता है, भागने करने के रास्ते और हमारे पुलिस को जाने के रास्ते नहीं मिल पाते हैं। तो इस दिशा में भी सरकार कर रही है। और आपको एक चीज़ और बढ़ के बताऊं कि अभी जो नया हमारा फॉरेस्ट एक्ट आ रहा है, जिसमें संशोधन किया है, जिसमें नक्सल क्षेत्र के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी कर दी कि वन से अनुमति लेने की, वन विभाग से ज़्यादा अनुमति लेने की बहुत सरलीकरण कर रहा है। तो विकास के रास्ते के लिए एक नए नए कानून भी ला करके देने का काम करे, उससे बालाघाट जिले को भी बहुत इसका लाभ मिलने एक वाला है। अंतिम सवाल है, क्योंकि संघ और संगठन दोनों इस बात की चिंता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तमाम सर्वे हुए हैं, सर्वे में जो निकल कर आ रहा है, सूत्र जो बता रहे हैं कि साहब स्थिति बहुत खराब है, 70 के आसपास सीटें आ रही हैं बीजेपी की। कर्नाटक के जो परिणाम है, करीब करीब वही परिणाम मध्य प्रदेश में भी देखे जा रहे हैं। माथे पे शिकन होता है इन बातों को सुन के? निश्चित है। मैंने कहा ना कि हमने अपने सामने जब पार्टी को इतना बढ़ते हुए देखा है, और हमारे सामने यदि ये परिस्थिति पैदा होगी, जबकि मध्य प्रदेश को एक तरह से कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये आइकॉन है, ये पूरा एक मॉडल है ऐसा, और यदि ये प्रदेश हाथ से जाएगा तो निश्चित रूप से तकलीफ होगी। इसलिए मेरा इसमें मानना है कि पार्टी के प्रति लोगों की नाराजगी नहीं है, व्यक्तियों के प्रति नाराजगी होगी। यदि इसमें सीटों का परिवर्तन कर दिया गया, चेहरों का परिवर्तन यदि कर दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी फिर से उस अपेक्षित परिणाम को प्राप्त कर लेगी, मेरा विश्वास है। सीधा आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह या दिल्ली की केंद्रीय नेतृत्व करता है कि चेहरे आप बदल दें। हमने देखा गुजरात में चेहरे बदले गए, हमने देखा कि कर्नाटक में चेहरे बदलने की प्लानिंग थी, लेकिन येदियुरप्पा जैसे नेताओं का दबाव था, चेहरे नहीं बदल पाए। नेताओं के बेटी बेटियों को टिकट दिए गए, जो लोग, जिन लोगों ने सरकार गिराई थी उनको टिकट दिए गए, ज्यादातर नुकसान इसी में हुआ है। तो आपका ये मानना है कि अगर पार्टी ने जो तय कर लिया है, अगर उसी लाइन पे चलती है तो फायदा हो सकता है? निश्चित रूप से देखिए, पार्टी बड़ा विचार, चिंतन, मंथन, सारे लोग बैठ के हमारे पार्टी में निर्णय लेते हैं। कई बार होता है, उसको दबाव ना कहूँ, एक तरह से कहें कि लगातार वर्षों से काम कर रहे हैं इसलिए चिंता कर लें, पर अब पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले हमारे पास मना के टिकट देनी पड़ती थी, तो लोग हारने के लिए भी बेचारे खड़े हो जाते थे। फिर आज परिस्थिति पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई कि यहाँ तो एक पूछो हजार मिलेंगे आपको, और एक से कार्यकर्ता मिलेंगे। और अब आज के समय पे ये कहें कि अब जब 21वीं सदी का भारत है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से अब हमारे पास अब वो लोग काम नहीं कर पाए। बढ़ते भारत में नए आधुनिकता के साथ आने वाले नए बच्चे चाहिए, नए प्रत्याशी चाहिए, नए लोग चाहिए, जो तेज़ी के साथ कम से आज देखिए कि अब हम लोगों के समय के लोग सब हार्ड कॉपी पे काम करने वाले लोग हैं। अब नए बच्चे जो है एक मोबाइल पे लेकर के सारी दुनिया को लेके चल रहे हैं, सारा ज्ञान उसको मिल जा रहा है। अब इस लाइन में स्वाभाविक हमारी उम्र के लोग तो पिछड़ जाएंगे। तो ये भी एक सही है कि बुजुर्गों को लेके चलना चाहिए, उनका आशीर्वाद भी मिलना चाहिए, उनका मान सम्मान भी रहना चाहिए। तो पार्टी इन सब चीज़ों को लेकर चिंता कर रही है, बुजुर्गों का भी सम्मान बढ़े, पर युवाओं को भी स्थान मिले। तो इस तरह से बुजुर्गों को करनी चाहिए, और अपने रहते युवाओं को आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे तो कौन आगे बढ़ाएगा। और निश्चित रूप से आज मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अब कतिपय जगह कई परिणाम विपरीत आ जाते हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। प्रत्याशी भी 230 देंगे तो 230 के 30 तो नहीं जीतेंगे, पर यह बात भी सही है कि यदि हमने इन सब बातों का ध्यान रखा तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनेगी। मैं पुनः कह रहा हूं कि व्यक्ति के प्रति एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, पार्टी के प्रति नहीं है। इसलिए पार्टी कहीं ना कहीं उसका अच्छा विचार मंथन करके और आने वाले समय में उसका विचार करके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, भारतीय प्रदेश में सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सही कहा, क्योंकि पार्टी इस बात को लेकर मंथन भी कर रही है, इस बात को लेकर सर्वे भी चल रहा है कि किसके लेकर नेगेटिविटी है और किसको लेकर पॉजिटिविटी है। और निश्चित तौर पर कर्नाटक में जो परिणाम आए हैं, उन कर्नाटक के परिणाम के बाद पार्टी अब वाकई फूक कर और संभल कर चलेगी। और उम्मीद करते हैं डाल सिंह जी कि मध्य प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक परिणाम आए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी।